Welcome again. Today is the last sample question paper of science, that is solved 5. So without wasting a single second, we are going to solve section A. Which of the following reactions is a neutralization reaction? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है? जब एसिड और बेस होता है, या फिर कह सकते हो एसिड और मेटलिक ऑक्साइड, या फिर बेस और नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्लियर? तो ये देखते हैं क्या हमारे रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Magnesium oxide plus water is also a combination reaction. Fe plus HCl gives FeCl2 plus H2. This is acid plus acid. Sorry, metal plus acid, जो कि salt plus water, sorry, हाइड्रोजन गैस होता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है. Nitric acid plus sodium hydroxide gives sodium nitrate plus water. This is the neutralization reaction. Clear? Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light. So light मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन दो ही है, AgBr और AgCl. तो कहाँ पर AgBr AgCl है भाई? AgBr भी दिख गया, ये हमारा आंसर होगा, बाकी के देखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? Select from the following a process in which a combination reaction is involved. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है AgBr और AgCl का. बर्निंग ऑफ मीथेन ये कॉम्बशन रिएक्शन है जिसमें हीट निकलता है. ठीक है. इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब क्या? कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलना. ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा कह सकते हो कि बर्निंग ऑफ कोल हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है. डाइजेशन ऑफ फूड तो भाई ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं, कॉम्बिनेशन बोला है भाई, ब्रेक डाउन तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ मीथेन तो भाई है ही नहीं, बिकॉज CH4 प्लस CO2, सॉरी O2 हीट करने पर CO2 प्लस वाटर वेपर देता है ना, तो डबल प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है. The laws of reflection hold true for plane mirrors only, concave mirrors only, convex mirror only, all reflecting surface. The answer is all reflecting surface because तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, प्लेन सरफेस हो, रफ सरफेस हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Laws of reflection hold true for any reflecting surface irrespective of its nature, whether it is rough or smooth, whether it is plane or curved, it doesn't matter. ठीक है. नहीं तो लिखा हुआ होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्सेप्शन रफ सरफेस, रफ या फिर कैसे स्मूथ सरफेस या फिर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स में एक्सेप्शन लिखा होता है, लेकिन नहीं, लॉ सबके लिए बराबर है. ठीक है. कोई रिच हो या कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए लॉ सेम ही है. क्लियर? तो यहाँ भी यही है, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं. ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ये सब बोल के फ़ायदा भी नहीं है. Sodium hydroxide is termed an alkali while ferric hydroxide is not because सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली या फिर एल्कलाई कहा जाता है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं. भाई क्यों? बिकॉज एल्कली तभी बोलेंगे जब वो वाटर सोल्यूबल होगा, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट वाटर सोल्यूबल. बिकॉज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही 4 मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बाकी के नहीं होते. सो आपको रीज़न होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस व्हिच इज soluble in water while ferric hydroxide is also a base but it is not soluble in water. बस सिंपल सा, soluble नहीं है इसलिए इसको हम alkali नहीं कहेंगे. ठीक है. On adding dilute sulfuric acid to a test tube containing metal X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following represents metal X? मेटल एक्स बोला तो यहाँ पर मरकरी तो रिएक्ट करेगा नहीं, कॉपर नहीं करेगा. ठीक है, बिकॉज कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज रिएक्टिविटी कम है. सिल्वर का भी कम है, मरकरी भी कम है. ठीक है. रिएक्टिविटी इन तीनों का ही रिएक्टिविटी क्या है? मैग्नीशियम से कम है, आई मीन हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन जो कि एसिड में प्रेजेंट होता है.
तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही रिएक्ट कर पाएगा और कलरलेस गैस बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटमेंट above the following reaction and say the following. Okay, H2S plus O give S plus H2O. चलिए ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से करते हैं इसको। सल्फर एटम है तो एटम अकेला मतलब न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन का 2 माइनस और यहाँ पर 2 प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल चार्ज जीरो। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाँ H2 क्या है, H2 है हमारा +1, हमेशा +1, तो यहाँ पर +2 होगा कि 2 है और सल्फाइड होगा 2 माइनस। अब देखो हाइड्रोजन का 2 प्लस है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 प्लस ही है, क्लियर। तो इसका मतलब इसको देख के फ़ायदा नहीं है। फिर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है तो सल्फर की तरफ देखो क्या हो रहा है। सल्फर में पहले ऑक्सीडेशन नंबर 2 माइनस था, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। -2 से 0 हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, इट इज़ ऑक्सीडेशन, इट इज़ ऑक्सीडेशन, क्लियर। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो। यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर -2 डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है हमारा रिडक्शन, ठीक है। सो हमें लिखना पड़ेगा कि H, लिखना नहीं देखना पड़ेगा, H2S ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होने का मतलब ही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और O2 ये हो गया रिड्यूस्ड, और रिड्यूस होने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नाउ सी व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। H2S इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, नहीं भाई ऑक्सीडाइज हुआ H2S, गलत। H2S इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत है यार, रिड्यूसिंग एजेंट है। एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ही नहीं, गलत, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, यस भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, ये करेक्ट है। देखो हमने लिख के रखा है ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें, सल्फर में ऑक्सीडाइज हुआ है, ये करेक्ट है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, करेक्ट। आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस जो बनाता है 6th केस में। आर ऑलवेज इरेक्ट, यस। आर ऑलवेज इन्वर्टेड, नो, इन्वर्टेड नहीं है। तो करेक्ट प्रॉपर्टीज कौन से, 1 2 3, तो ऑप्शन सी, रोमन 1 2 3 आर करेक्ट, रोमन 4 इज गलत। ओके, इसके बाद 14 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। टोंग्स है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है और इसका ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर को कलेक्ट किया जा रहा है। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म नाउ, वाइट पाउडर होता है, गलत। व्हिच ऑफ द करेक्ट, अच्छा। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नहीं भाई कलरलेस गैस नहीं निकलता। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, मतलब हीट करने से, बर्न करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ बनता है और कुछ नहीं बनता, हीट और लाइट निकलता है, प्लस हीट और लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल नहीं रहा जो कि लाइम वाटर को मिल्की करेगा, तो ये भी गलत। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट, ट्रू। और डी रेडिश ब्राउन गैस विद स्मेल, ये तो गलत है भाई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके, मैच द फॉलोइंग, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, तो ये ए होगा, ठीक है। तो ए रोमन 3 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ये बाकी होगा और बाकी के फॉल्स, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद हाँ 17 नंबर, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन, यस ट्रू। कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कार्बन क्या लेस रिएक्टिव देन जिंक है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई, बिकॉज अगर कार्बन लेस रिएक्टिव देन जिंक होता तो जरा सोचो, क्या जिंक अपना ऑक्सीजन, अपना दोस्त को वो छोड़ देता कार्बन के लिए, नहीं छोड़ता है ना। उसके बाद ज़्यादा एफिनिटी होता ऑक्सीजन के लिए, वो कार्बन से रिड्यूस होता नहीं, उसके लिए एल्यूमिनियम करवाना पड़ता, एल्यूमिनियम से इसको रिड्यूस करवाना पड़ता है ना।
लेकिन क्योंकि कार्बन ऑब्वियसली जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जिंक को उसके ऑक्साइड से हटा देता है, रिड्यूस कर देता है ना। तो रीज़न इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। और इसके गलत होने का एक और रीज़न क्या है कि रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, कि कार्बन कितना रिएक्टिव है कितना जिंक से, ऐसा नहीं, ये डिपेंड कर रहा है एफिनिटी पर, ठीक है, एफिनिटी, ये बात इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है एफिनिटी। जिसके पास एफिनिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं अपने दोस्त को। जैसे कि सोडियम, इसके बाद सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनके पास एफिनिटी क्या है, उनका एफिनिटी क्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, इसलिए देखो कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 18 नंबर सेम क्वेश्चन है यार। 18 नंबर तो हमने सैम्पल पेपर 4 या फिर 3 में किया था, 3 में किया था ना, हाँ, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अच्छा कोई बात नहीं, रिपीट होता ही रहता है। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज सेफर टू ऐड एसिड टू वाटर, हाँ भाई करेक्ट, एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड नहीं, एसिड टू वाटर, करेक्ट। एंड विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, परफेक्ट। Reason, the process of dissolving an acid in water is highly exothermic and adding water to acid can cause solution to splash out violently. So assertion is true, reason is true, and reason has completely, or you can say correctly explained assertion. Because अगर तुमने डाइल्यूटिंग के वक्त एसिड को वाटर में ऐड ना करके वाटर को एसिड में ऐड किया तो एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश आउट होगा वायलेंटली और तुम्हारे स्किन को बर्न कर सकता है भाई। तो इसी के कारण से इट इज़ करेक्ट, ए होगा इसका आंसर, ठीक है, नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट इट। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ए रे ऑफ लाइट falls making an angle of incidence 0 degree on the surface of a glass slab. Draw a leveled ray diagram to show its path. Also mark lateral displacement on it. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रे ऑफ लाइट फॉल्स मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। ज़ीरो भाई 0 डिग्री बोला या फिर 0 बोला है या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक, समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज ओजवाल में मैं जो आंसर चेक किया अभी, यहाँ पर तो नॉर्मल वाला डायग्राम दिखा के रखा है, थीटा एंगल बनाने वाला, पता नहीं भाई क्या, आई गेस इट इज थीटा, ठीक है, मुझे लगता है थीटा एंगल बना के रखा है, थीटा। अच्छा कोई बात नहीं, तो अगर थीटा एंगल है तो मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है, ठीक है। बस कैसे करना है, सिंपल है, ग्लास स्लैब ड्रॉ कर दो, ये एंगल दिखाओ, नॉर्मल दिखाया, इसको पास से लाओ, फिर यहाँ पर नॉर्मल दिखाया, फिर दूर से दिखाओ, हो गया। फिर ऐसे करके यहाँ पर वाटर होगा, ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बस हो गया। ये वाला एंगल दिखा देना थीटा, ठीक है, वो थीटा बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये थीटा होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी थीटा होता है, ठीक है। ओके 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 ओके, ये तो हो गया। A circuit contains a battery, a variable resistor and a solenoid. The figure shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. State how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field is stronger. What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? तो कौन सा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जितने क्लोज होंगे, ठीक है, relative closeness of field lines indicates that the strength of the indicates the strength of the magnetic field. and आपको लिखना है कि, फिर आपको लिखना है that is the magnetic field नहीं, the strength of the magnetic field is more, जहाँ पर is more where the closeness of the magnetic fields is less. Okay, and you can say also that the magnetic field lines are crowded around the ends of the solenoid, so hence the the strength of the magnetic field is maximum around the ends of the solenoid, और या फिर कह सकते हो स्ट्रॉन्गर। ओके, कोई सा भी कह सकते हो, जहाँ पर मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, ज़्यादा क्राउडेड होगा, वहाँ पर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर।
व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो रिवर्स होने पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस, रिवर्सेस हो गया। सो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। मेंशन द रूल व्हिच हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कौन से फैक्टर्स पे एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना पास आओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और करंट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम, सिंपल। इसके बाद कौन सा रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का खेल है ना, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, दाएं हाथ का खेल। ओके, मेंशन करने के लिए बोला है भाई, मेंशन करने के लिए बस लिखना मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अगर बोल दे कि डिफाइन करने के लिए बोला, अच्छा मेंशन करने के लिए बोला गया है और 2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स के लिए तो भाई सिर्फ नाम लिखने से हो जाएगा आई गेस। या फिर आप अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट इश्यूज है आपके पास आप में, तो बस सिंपली क्या करना है, सिंपली लिख देना है इसका डेफिनेशन भी लिख लेना है, ठीक है, कि इसका जो स्टेटमेंट है वो भी लिख देना, ठीक है। तो एक मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर वो लोग बस कहते हैं कि नहीं चाहिए था, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख के आना। व्हाट हैपेंस टू द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो मैटर के जो स्टेट में क्या चेंजेस होते हैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। तो पहला सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, जैसे कि बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है, ठीक है। क्यों बनता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके वो अपने बीच में जो फोर्सेस हैं उनको वो ओवरकम कर लेते हैं, जो उनको एक फिक्स्ड पोजीशन पे पकड़ के रख रहे थे, जिनकी वजह से उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर जाने का मतलब क्या कि लिक्विड स्टेट में होता है ऐसा। इसके बाद एक और केस हो सकता है कि लिक्विड टू गैस, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा वायलेंटली यू कैन से मतलब मूव फास्टर, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है और वो और भी दूर एक दूसरे से चले जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर फैल जाते हैं, मतलब और भी लूजली पैक्ड कह सकते हो, तो गैस बन जाता है। और ऐसा हो भी सकता है कि सॉलिड टू गैस बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, कैम्फर नेप्थलीन में होता है। वो लोग लिक्विड नहीं बनते, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में सॉलिड क्या होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गैस में, ठीक है। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि ड्राई आइस भी है एक एग्जांपल, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, ड्राई आइस जो है वो डायरेक्ट मतलब उनका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो सेम टेम्परेचर पे होता है, इसलिए ऐसा होता है ना, पढ़ा था हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, या फिर मेल्टिंग भी कह सकते हो। अच्छा, तो इसके लिए होता है ना ये, ओके। तो लिख लेना भाई, ठीक है, उस वाले में भी अच्छे से लिखा हुआ है, लिख लेना, उसको समझ के लिखना, ठीक है, रट्टा मत मारना। स्टेट एनी वन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा। क्यों, बिकॉज पार्टिकल ज़्यादा जल्दी जल्दी मतलब वाइब्रेट करेंगे तो कोलिशन ज़्यादा होगा, कोलिशन ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन का रेट फास्टर होता है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर हो गया। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर वो ज़्यादा होता है रिएक्टेंट्स का, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ठीक है, तो उनके बीच में और भी ज़्यादा कोलिशंस होगा, जिनकी वजह से रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन का स्पीड। जैसे कि अगर आप एक बाज़ार में चले जाते हो, एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो अब इससे धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल देयर इज़ मोर। अगर अगर आप एक घर में आते हो अपने, तो घर में तो भाई लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो वहाँ पर कोलिशन होने के चांसेस भी कम होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज केस ए, आप बाज़ार गए तो पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे, मतलब लोग जो थे कम था, लूजली पैक थे, तो आप आराम से चल के जा सकते थे, आराम से बाज़ार कर सकते थे। लेकिन एक और केस में क्या हुआ, एक और केस में बी केस में बहुत सारे लोग थे, ऐसे ऐसे देखो बहुत सारे लोग हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, झगड़ा भी हो सकता है धक्का मुक्की खा के, ठीक है, तो झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब स्पीड अप होगा केमिकल रिएक्शन का स्पीड, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा, झगड़ा भी नहीं होगा। क्लियर, ऐसे समझ सकते हो। ओके, नाउ one method of extracting metals like iron and manganese is demonstrated by the following reaction. Okay, explain why the reaction described above is referred to as thermite reaction. अब इसको थर्माइट रिएक्शन क्यों कहा जाता है? थर्माइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर तुमको स्पेशली यू कैन से एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, तुम्हारे फेरिक ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब उसको तो हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, अब इसको भी थर्माइट रिएक्शन कहा जा सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज इसमें भी सेम एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है ताकि हम मैंगनीज के ऑक्साइड को, जिसको हम कहते हैं पायरोलूसाइड, ठीक है, उसको रिड्यूस करके हमें मोल्टेन मैंगनीज मिले, ठीक है, मोल्टेन मैंगनीज देखो लिक्विड फॉर्म में है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिले, तो हम कह सकते हैं ये भी थर्माइट रिएक्शन ही है। क्लियर। इसके बाद क्या, इसके बाद ये है डिटरमाइन which material in the aforementioned reaction was reduced and oxidized। ये तो देख के समझ सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम जो पहले यहाँ पर अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडाइज्ड। पहले मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ था, अभी मैंगनीज ऑक्सीजन का रिमूवेबल हो गया तो रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, रुको भाई, यहाँ पर मैंने Fe2O3 लिख दिया, MnO2 होगा इसमें। क्लियर, तो MnO2 का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है बिकॉज इसके साथ ऑक्सीजन था, अब नहीं है, और एल्यूमिनियम अकेला था, फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, सिंपल। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज द प्रीफर्ड मटेरियल फॉर थर्माइट रिएक्शंस। तो एल्यूमिनियम को ही क्यों चुना जाता है, मतलब चुना जाता है, चॉइस किया जाता है इसको ही, क्योंकि पहला रीज़न है कि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी, बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और ये बहुत जल्द ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेता है, लूज़ कर देता है, मतलब अंडर ऑक्सीडेशन होता है उसका, जिससे कि वो एनर्जी दे सके, ठीक है, जिस एनर्जी के वजह से रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हाई हीट आउटपुट, हाई हीट आउटपुट मतलब क्या, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा यू कैन नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और हमें पता है कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है किसको, आयरन को मेल्ट करने के लिए, तो वो हाई एनर्जी इनपुट, हाई हीट आउटपुट, सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट, जो एल्यूमिनियम देता है, उसके वजह से थर्माइट रिएक्शन और भी फ्रूटफुल होता है, बिकॉज आयरन को मेल्ट करना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद 3000 समथिंग होता है इसका टेम्परेचर, 3000 आई गेस 1500 समथिंग कुछ ऐसा था, ठीक है, ज़्यादा बोल रहे 3000 ज़्यादा हो जाता है, सॉरी। तो जनरेट द इंटेंस हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आयरन, ठीक है, आयरन को मेल्ट करने के लिए जो इंटेंस हीट चाहिए वो एल्यूमिनियम के हाई हीट आउटपुट की वजह से वो फुलफिल हो जाता है। ओके, तो दिस इज द रीज़न। A compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when water is mixed। Obviously plaster of Paris की बात की जा रही है। Write the common name। common name क्या है, कॉमन नेम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फॉर्मूला क्या है भाई,
कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और नाम पूछा गया, केमिकल नेम भी पूछा गया, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नाम हो गया, फार्मूला भी लिख दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया इसका कॉमन नेम। इसके बाद गिव केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रिपरेशन, बहुत सिंपल है। कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट, मतलब जिप्सम को केयरफुली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में केयरफुली हीट किया जाता है। आपको पता है ये बात, नहीं पता तो भाई रिवीजन करो, सिंपल सी बात है। केयरफुली हीट किया जाता है जिससे हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल प्लस 1/2 molecules of H2O, moles of H2O, sorry not molecules, moles of H2O। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। चलिए, लिस्ट इट्स टू यूजेस, बताओ भाई यूजेस क्या है। पहला, फ्रैक्चर्ड हाथों को सही पोजीशन में रखने में मदद करता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वालों को, दीवारों को एकदम यू कैन से वन काइंड ऑफ प्लेन बनाने के लिए बिफोर पेंटिंग। ठीक है, बिफोर पेंटिंग नहीं भाई, पेंटिंग के पहले तो वाइट वॉशिंग किया जाता है। आपने देखा होगा घर बनाते वक्त वाल को एकदम मतलब प्लेन किया जाता है जिससे कि कोई रफ सरफेस ना रहे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ना रहे। या फिर लिख सकते हो कि टॉयज, कास्ट, ज्वेलरीज, ठीक है, इसमें बनाया जाता है, स्टैचूज बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी। इसके बाद हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ है, हो सकता है बहुत सारे यूजेस हैं, लिख दो कोई भी दो। डिफाइन द टर्म वर्क इन फिजिक्स, वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो डिस्प्लेस होता है अपने जगह से, तब हम कहेंगे कि हमने कुछ काम किया है, कुछ वर्क डन किया है। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है यार। व्हेन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन कब होता है? जब वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये लिखना मत भूलना, कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है, उसके उल्टी दिशा में नहीं। हो गया, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विद रीजनिंग। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट हैपेंस टू इट काइनेटिक एनर्जी। तो हमें बताइए भाई काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सेलरेट करना मतलब क्या? वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बढ़ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या? इसका काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल इवेंचुअली इंक्रीज। सिंपल सी बात है भाई, नॉट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम क्लास 9, ठीक है। इसके बाद है ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन रिलीज्ड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड। तो हमने क्लास में दो तरीके के पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन से, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाता है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है ना। तो व्हेन ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, व्हेन रिलीज्ड, अपॉन रिलीज, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट पे स्टोर रहता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन, कह सकते हो, लाइक स्ट्रेचिंग। अब जब इस स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा, द स्टोर इलास्टिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कॉजिंग द स्प्रिंग टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है? ये अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है, ओके, बिकॉज पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, अब ये काइनेटिक एनर्जी बदल गया, ओके। ये हो गया ऐसे कॉन्सेप्ट्स, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट भी आ गए यहाँ पर। इन द फिगर गिवन बिलो, ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। आफ्टर फालतू चीज़ें लिखें। नेम द फेनोमेनन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, स्टेट द कलर्स सीन एट एक्स। एक्स मतलब नीचे में वायलेट होगा ऑब्वियसली, ऊपर में वाई मतलब रेड होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल्स थ्रू ए प्रिज्म? बिकॉज स्पीड के
डिफरेंट होने से और स्पीड के डिफरेंट होने से, वेवलेंथ के डिफरेंट होने से, ठीक है। समझाया था, ये क्वेश्चन बार बार आया फिर से इस सैम्पल पेपर, क्वेश्चन सैम्पल पेपर 1 में था आई गेस, या 2 में था भाई, भूल गया मैं यार, ये था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ दिस डिटरमाइन, ओके, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव बिकॉज कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर, सो वी कितना होगा देख लेते हैं, देखो, हाँ 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v, -1/30 -1/60 इक्वल्स टू 1/v, 60 -1 -2 1/v, -3/60 मतलब v होगा -20, क्लियर। सो वी विल बी -20, कैलकुलेशन हो गया। नाउ डिटरमाइन हो गया ना यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। कॉन्केव लेंस है यार, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश साइज्ड, डिमिनिश पोजीशन कहाँ पर होगा, पोजीशन होगा 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन होगा, अच्छा पहले लिख लेता हूँ, वर्चुअल इरेक्ट फिर डिमिनिश्ड साइज, बिकॉज कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव लेंस हमेशा यही देता है भाई इसका। और क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड of the lens as that of the object, clear, ओके। रोमान 2 भी हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। ए बल्ब इज रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट, फाइंड अ करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। पावर गिवन है 40 वाट, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स, करंट क्या होगा, करंट होगा P/V 40/220, ठीक है। 2/11, 2/11 कितना होगा भाई, 2/11 हो गया तुम्हारा 0.18 एम्पियर, लिखा हुआ ऑलरेडी। ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालो। कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, V इक्वल्स टू IR से निकाल लो। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज 220, करंट 0.18, सो 220 डिवाइडेड बाई 0.18 कितना होता है, ये होता है इतना ओम, क्लियर। या फिर एक और फॉर्मूला से भी कर सकते हो, P इक्वल्स टू V² बाय R, या फिर P इक्वल्स टू I² R से भी कर सकते हो। तो P है 40, I कितना है, I है हमारा 0.18 इंटू 0.18 इन इक्वल्स टू R, तो 0.18 इंटू 0.18 होता है 0.0324, ठीक है। सो 0.0324, तो 40 डिवाइडेड बाय 0.0324, अरे बाप रे ये क्या हो गया, डिफरेंट क्यों आ रहा है भाई आंसर, इसमें कुछ अलग आ रहा है, उसमें कुछ अलग आ रहा है, बात क्या है इसका, असली बात क्या है देखते हैं, तो थोड़ा सा माजरा को थोड़ा सा देखते समझते हैं क्या दिक्कत है भाई, इसको ये देखते हैं। पी ओके, P इक्वल्स टू V² बाई R, वोल्टेज 220 डिवाइडेड बाई 40,
1210 ओम, ये आंसर है। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्मूला से करूँ तो गलत क्या है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। करंट तो पता ही है 0.18, तो पावर है 40 बाई 0.18 इंटू 0.18 का स्क्वायर, तो हुआ ना 40 डिवाइडेड बाई 0.18 इंटू 0.18, जो कि होता है 0.0324। गलत क्या है भाई, गलत क्या है, 0.0324। अरे भाई इसमें क्या है, 1234.5679, ऐसा क्या आंसर आ रहा है, गजब है भाई। या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कैसे होगा, पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकाल लिया इससे 0.18 एम्पियर। कुछ तो गलत है, आंसर डिफरेंट कैसे आ सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो 0.18 होने पर, अच्छा एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, देखो 40 डिवाइडेड बाई 2/11 इंटू 2/11 करके देखते हैं ना। सो 40 इंटू 11/2 इंटू 11/2, काटो काटो इसको, 20 इसको काटो तो ऐसे 10। ओ भाई ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है भाई, 0.18 से दूंगा पॉइंट में आएगा 0.123.1234 समथिंग आता है, ऐसे करने पर तो 1210 आ रहा है। पता नहीं भाई कैलकुलेटर को क्या हो गया, ठीक है 0 पॉइंट, अच्छा तो अच्छा ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस तो 1210 ओम ही है, वो शायद पॉइंट की वजह से ऐसा आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया रेजिस्टेंस 1210 ओम। इफ़ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग दिस, will there be any change in the value of current and resistance, justify your answer। तो देखते हैं कुछ चेंज है कि नहीं। तो अभी पावर पता है इतना, अब 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 पावर P डैश मान लेते हैं 25 ओम, और V तो सेम ही है 220 वोल्ट। तो करंट निकाल लिया, करंट कितना आया 0.113 एम्पियर आया करंट, क्लियर। तो ऑब्वियसली चेंज तो है। अब रेजिस्टेंस निकाला फिर से वही फार्मूला की मदद से, ठीक है V²/R डैश, तो यहाँ से 1936 ओम आया, क्लियर। तो ऑब्वियसली चेंज तो है, ठीक है। कितना चेंज है भाई, सो आपको लिखना है कि डिटरमाइन द चेंज, ओके। सो देयर इज चेंज, चेंज तो है, कितना चेंज है कि माइनस करना पड़ेगा ना आपको, 0.18 माइनस 0.113 करने पर आंसर आता है 0.0664 ओम। सो दिस इज द चेंज, क्लियर। तो आपको लिखना यस देयर इज अ चेंज इन करंट एंड रेजिस्टेंस, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट आई में चेंज इन करंट, और रेजिस्टेंस में कितना चेंज है, रेजिस्टेंस में चेंज देखते हैं। रेजिस्टेंस में चेंज है, तो पहला रेजिस्टेंस था 1 2, अच्छा रुको, बड़ा वाला कौन सा है 1936 माइनस छोटा वाला 1210, तो होता है 726 ओम। तो रेजिस्टेंस और करंट में दोनों में चेंजेस है। तो सिंपली आपको लिखना है कि करंट डिक्रीज हुआ, ठीक है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है, जब हम बल्ब 25 वाट और 20 वाट 25, हाँ 25 वाट के बल्ब को लगाएंगे या फिर यूज़ करेंगे। सो सिंपली लिखना है करंट इंक्रीजेस, सॉरी करंट डिक्रीजेस और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्लियर। करंट डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये आपको लिखना है, ठीक है, लास्ट में। तो ये A35 का A हुआ। नाउ B, डिफाइन पावर इन स्टेटेड असाइनमेंट, सिंपल है, डेफिनेशन है ऑलरेडी। A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate power, resistance, energy consumed. पावर क्या होगा, वोल्टेज और ये इतना ना, वोल्टेज इज 5 वोल्ट, करंट 500 मिली एम्पियर, मतलब 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर, क्लियर। सो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5/10 2.5,
सो पावर विल बी 2.5 वाट, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, तो मैं और लिख नहीं रहा। इसके बाद रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, V इक्वल्स टू IR की मदद से निकालो रेजिस्टेंस, या फिर P इक्वल्स टू V²/R निकालो, या फिर P इक्वल्स टू I²R से निकालो, या फिर और क्या फॉर्मूला है क्या, नहीं और नहीं, इन तीनों फार्मूला से कोई सा भी निकाल सकते हो, किसी भी फार्मूला से। एनर्जी कंज्यूम फार्मूला क्या है, E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर क्या है, पावर तो हमारा निकल गया 2.5, और आवर है 2 हो मतलब 3/2 है ना, 3/2 नहीं 5/2, ठीक है। नाउ इंटू 1000, वाई, सॉरी 1000 नहीं 1/1000, वाई, किलो वाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो करने के बाद तुमको 6.25 किलो वाट आवर मिलेगा। क्लियर, कर लो, ठीक है। सारे तो मैं ही करके देता हूँ, तुम लोग ये कर लो प्लीज़, कर लो। क्लियर। 36 नंबर, स्टडी द कंपाउंड्स डिस्प्लेड बिलो, आइडेंटिफाई ऑल द कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है ईथ, इथेन होगा। यहाँ पर 2 कार्बन है इथेन, तो सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है एथ, और यहाँ पर अल्कोहल लगाया तो इथेनॉल, बस सिंपल हो गया ना। इसके बाद which 2 compounds will combine to form an ester, तो आंसर होगा इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जस्टिफाई विथ एन इक्वेशन, लिख देना भाई, और नहीं लिखा जा रहा मुझसे, ठीक है, लिख देना, तुम बहुत बार लिख चुका हूँ इक्वेशंस को। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37 फिर से। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अच्छा क्वेश्चन 39 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 फिजिक्स का है। ए कार्बन कंपाउंड P has 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स, इज P ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। 6 कार्बन एटम्स और 12 हाइड्रोजन एटम्स, अनसेचुरेटेड है बिकॉज इसने किसको मैच किया, CnH2n, मतलब एल्किन के जनरल फार्मूला को मैच किया। एल्किन एक अनसेचुरेटेड है, तो आंसर इज अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड इज द आंसर। डिस्क्राइब अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ कंपाउंड P इज सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हम बता सकते हैं कि क्या वो सब्सटेंस सैचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। कैसे, बिकॉज ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, या फिर ऑरेंज भी होता है कभी कभी, रेडिश ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर का, या फिर कहते डार्क ऑरेंज, कुछ भी, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर को डी कलराइज कर देता है, ठीक है, अनसेचुरेटेड होगा, सो अनसेचुरेटेड विल डी कलराइज ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर के कलर को वो कलरलेस कर देगा, डी कलराइज कर देगा, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन नहीं रहेगा, कुछ और कलर हो जाएगा, लेकिन सैचुरेटेड ऐसा नहीं करता। क्लियर, तो सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड करता है। तो अगर वो कंपाउंड ये करता है तो समझ जाओ कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंपल, बताया था मैंने आपको क्लास में भी। ओके, नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड P इन एक्सेस ऑफ एयर। तो अनसैचुरेटेड को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, सो C6H12 को हमने एक्सेस एयर में बर्न किया, मतलब कॉम्बशन रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और लॉट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन फ्लेम कैसा होगा, फ्लेम होगा येलो सूटी फ्लेम, ठीक है, येलो सूटी फ्लेम, बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तुम कंप्लीट कॉम्बशन करवाओ, इनकम्प्लीट करवाओ, लेस देन इनकम्प्लीट करवाओ, फिर भी येलो सूटी फ्लेम ही आता है। क्लियर, तुम इसको अच्छे से करवाओ, ख़राब तरीके से करवाओ, फिर भी फ्लेम येलो सूटी ही मिलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम नहीं मिलेगा। ओसमान में गलत लिखा है। क्लियर ना। इसके बाद लिखा है इसका हाँ, नेम द प्रोडक्ट्स हो गया, लेकिन आई गेस मैं गलत हूँ इस टाइम, बिकॉज C6H12 के केस में जब तक यहाँ से कंप्लीट कॉम्बशन हो रहा है, एक्सेस ऑफ एयर बोला, कंप्लीट कॉम्बशन होगा तो भाई येलो सूटी फ्लेम तो होने का चांसेस कम ही है। अच्छा, मतलब मैं ही गलत हूँ, है ना, मैं ही गलत हूँ। सो इट्स माई फॉल्ट, ओसमान में करेक्ट लिखा है,
क्लीन ब्लू फ्लेम जलेगा बिकॉज C6H12 मतलब ये साइक्लोहेक्सेन भी है या फिर हेक्जीन भी है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हेक्जीन भी हो सकता है, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। अब अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो अब ये सैचुरेटेड बन जाता है, अगर हम हेक्जीन की बात करें या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन एक्सेस ऑफ एयर की बात की जा रही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट क्लीन ब्लू फ्लेम ही होगा। वैसे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो सूटी फ्लेम से जलते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेस ऑफ एयर में इनको जलाया ऐसे गया है एकदम खास तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा तो एक्सेप्शन बनता ही भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीन ब्लू फ्लेम ही हमें देखने को मिलेगा इस केस में, ठीक है। तो मैं गलत हूँ इस टाइम, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो येलो ब्लू फ्लेम, सॉरी येलो नहीं होगा, क्लीन ब्लू फ्लेम विथ नो सूट, ओके, कोई सूट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्लियर, ओके। सो ये तो हो गया। ए कार्बन P is found to be neutral when tested with red and blue litmus. A gas that burns with a pops out, हाइड्रोजन गैस की बात करें, is produced when a metal reacts with carbon compound P. बताओ भाई कौन सा है? तो वो सिंपल है भाई, मुझे बताओ कौन सा कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करने के बाद हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अरे तो भाई इथेनॉल का रिएक्शन है ना, इथेनॉल प्लस मेटल गिव्स सोडियम इथॉक्साइड एंड सोडियम, सॉरी इथॉक्साइड और क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन गैस, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि न्यूट्रल बोला है, तो न्यूट्रल तो ऑब्वियसली इथेनॉल हो ही सकता है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो द आंसर विल बी क्या बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये आर क्या है, आर है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये आर है एल्काइल ग्रुप। तो ये है इथेनॉल का रिएक्शन, इथेनॉल प्लस सोडियम गिव्स C2H5 सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2 गैस जो कि पॉप्सॉन से बर्न करता है, क्लियर। सो बी हो गया इसका आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। राइट अ केमिकल इक्वेशन लिख लेना, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, ओके। तो केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, C2H5OH प्लस सोडियम gives C2H5ONA plus H2 gas, clear। The carbon compound P is heated with concentrated sulfuric acid, ठीक है, concentrated sulfuric acid। अच्छा यहाँ पर ना तुम्हारा इथेनॉइक एसिड भी होगा, लेकिन इथेनॉइक एसिड हो नहीं सकता बिकॉज न्यूट्रल बताया गया है। लेकिन इथेनॉल ओजवाल में इथेनॉइक एसिड भी इसका जिक्र किया गया है। आई डोंट नो, इथेनॉइक एसिड तो भाई एसिडिक नीचे शो करेगा, वो तो ब्लू को रेड करेगा लिटमस पेपर को, है ना। तो इसके लिए तुम इथेनॉल को ही लिखो भाई, एल्कोहल सॉरी एसिड को मत लिखो, ओजवाल में गिवन है वैसे भी मत लिखो इसको, बिकॉज न्यूट्रल बोला है तो भाई एसिड को इंक्लूड करना थोड़ा सा रिस्की है, ओके। अच्छा, द केमिकल कार्बन कंपाउंड P इज हीटेड विद, ओके ओके ओके, राइट केमिकल, भाई ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्या, नहीं नहीं नहीं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं। अच्छा डिस्क्राइब द कार्बन कंपाउंड P इज हीटेड, अच्छा इथेनॉल को हीट किया गया है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड Q। अच्छा समझ गया कौन सा रिएक्शन है ये। तो हमें पता है कि C2H5 को जब हम एक्सेस, ठीक है, एक्सेस नहीं मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बहुत करके इसको हीट करते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है जो कि होता है C2H2 और वाटर निकल जाता है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे एल्कीन फॉर्म होता है और वाटर निकल जाता है ना। अब राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ये रहा,
एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसेस ऑन कम्बशन। अच्छा क्यू कौन सा है भाई, क्यू तो हाँ क्यू 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 कौन सा है भाई, क्यू अपना हाँ 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 क्यू तो हमारा ये है ना, ये पी है। हाँ क्यू हमारा ये है, ये हमारा पी है। सो क्यू एक एल्कीन है। अब ये डिपेंड करेगा कि तुमने एल्कीन को कैसे कॉम्बशन किया है ना। अगर कंप्लीट कॉम्बशन हुआ तो क्लीन ब्लू फ्लेम, कंप्लीट कॉम्बशन हुआ, अगर कंप्लीट कॉम्बशन हुआ तो ब्लू फ्लेम, और अगर इनकम्प्लीट हुआ, अगर इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट कॉम्बशन हुआ तो फिर येलो सूटी फ्लेम। क्लियर, ये लिख देना बस। ठीक है, कंप्लीट कॉम्बशन होने पर इतना, मतलब एक्सेस ऑफ एयर में कंप्लीट कॉम्बशन होकर ब्लू फ्लेम, और लिमिटेड सप्लाई में येलो सूटी फ्लेम। क्लियर, इनकम्प्लीट कॉम्बशन होकर। अच्छा तो रोमन 2 हो चुका है। What is likely to be observed on heating compound P with ethanoic acid with an acid as a catalyst? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है भाई, और मत पूछो भाई, बोर हो चुका हूँ इसको देखकर। ठीक है, लिख देना भाई, केमिकल इक्वेशन भी लिख देना, मुझसे तो नहीं हो रहा भाई। और ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड, बिकॉज देखो अभी रात के बज चुके हैं 12:23 हो चुके हैं। ठीक है, तो लिखते लिखते भाई सेम चीज़ ही लिख रहा हूँ बार बार, तो मज़ा नहीं आ रहा ना। तुम लोग लिखो अभी, तुम लोग मेहनत करो थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोगों के साइड से भी थोड़ा एफर्ट्स देने चाहिए, होनी चाहिए ना। ये फालतू की चीज़ें लिखा है, मत पढ़ो इसको। अगर तुमको चुल मचिए तो पढ़ सकते हो। को डायरेक्ट क्वेश्चन में आओ। वाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग ए करंट थ्रू इट? ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है भाई। इसको हम थोड़ा पूरा कॉम्प्लीट प्रोसेस बताता हूँ क्या हुआ। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट पास करोगे तो वह मैग्नेट की तरफ एक्ट करेगा। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक बार नहीं है, ये हॉर्स शू मैग्नेट लगा के रखा है। तो हॉर्स शू मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखेगा। अब ये भी मैग्नेट बन गया। तो एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट क्या करेगा, या तो फोर्स देगा उसके ऊपर, या फिर इसको फोर्स देकर अट्रैक्ट करेगा, या फिर रिपेल करेगा। तो ये हॉर्स शू का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेट को, मतलब टेम्पोररी मैग्नेट को फोर्स देगा। ठीक है, और फोर्स देने पर ये डिस्प्लेस होता है। ठीक है, रॉड। तो इट सिंपली एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये आंसर है। इसके बाद क्या, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर ए बी। तो कौन सा वैसा रूल है उसको स्टेट करना है। देखो स्टेट जब बोलेगा ना, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है स्टेटमेंट कि इफ़, ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड अच्छा ऐसे लिखो, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड, द electric current, direction of electric current and force is mutually perpendicular to each other such that forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger current ka direction, thumb force ka direction, then the direction of force will be that along the direction था। अच्छा कुछ ऐसे ही था, मैं भूल गया, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसा स्टेटमेंट था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ ऐसा ही था। ओके, तो इसको स्टेट कर देना। भूला नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी थकान सी हो रही है। ओके, इसलिए ऐसा हो रहा है। इफ़ द यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एंड द एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली विद इट्स एंड बी टूवर्ड्स द नॉर्थ, then on passing current through the rod B to A as shown in direction as shown, in which direction will the rod be displaced, name any two। अच्छा, अब बोला गया है कि अगर यू शेप्ड मैग्नेट को वर्टिकली पकड़ा जाए, जिससे कि बी जो है एल्यूमिनियम रॉड का, जो बी वाला पार्ट है, बी वाला एंड है, वो नॉर्थ पोल की तरफ हो। ये नॉर्थ पोल है सपोज। ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा?
तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद करंट है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो अपने 4 फिंगर को वर्टिकली अपवर्ड कर लो भाई, अभी से करो, अभी से करो, हाथों से करो। फिर करंट का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट करो, मिडिल फिंगर को लेफ्ट की तरफ लेके जाओ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ लेके जाओ। अच्छा रुको 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 रुको, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली रखा, ठीक है, वर्टिकली रखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, इसके बाद एल्यूमिनियम रॉड को हॉरिजॉन्टली रखा, देन टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इसका बी एंड है, अच्छा नॉर्थ की तरफ इसका बी एंड है, तो करंट, ओ अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। मैग करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ओके, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, शोन इन द B2S, ओके। एक मिनट, डायग्राम को समझ में आता नहीं ठीक से। वर्टिकली पकड़ा गया है और एल्यूमिनियम रॉड को सस्पेंड किया गया हॉरिजॉन्टली विथ इट्स एंड बी टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ पर है मुझे दिखाओ भाई, नॉर्थ कहाँ पर है? इतना काला करके डायग्राम्स को दिया गया है, नॉर्थ ही समझ नहीं आ रहा इसका। फालतू के क्वेश्चंस में दिमाग गर्म हो जाता है मेरा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट है इस तरफ, अच्छा तो फिर ठीक ही है भाई, तो फिर तो ठीक ही है, तो फिर तो ठीक ही है ये। इसको इतना काला करके दिया गया है ना, समझ नहीं आ रहा नॉर्थ पोल कहाँ पर, साउथ पोल कहाँ पर इसका। तो देखो समझ में आ गया है थोड़ा थोड़ा, देखो नॉर्थ पोल है ये है साउथ पोल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं पता इसका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये नॉर्थ ये साउथ है। तो ये आपका थम नहीं, मिडल मिडल नहीं, 4 फिंगर कैसा होना चाहिए? इनवर्ट्स होगा, इनवर्ट्स, ठीक है, आपसे दूर जाएगा इनवर्ट्स, ओके। फिर रॉड में करंट जा रहा है B to A, ओके, तो B to A जा रहा है, तो B to A जा रहा है, लेकिन बोला गया है रॉड B to A शोन, ओके, तो ये जा रहा है B to A, तो ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें ठीक से तो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारा मिडिल फिंगर जाना चाहिए लेफ़्ट की तरफ, क्लियर। तो हमारा थंब आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन ये तो आंसर नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, तो फिर क्या दिक्कत है ना। ये तो मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ समझ में आ रही ना मुझे, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई नॉर्थ पोल साउथ में समझ में आ ही नहीं रहा कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल कौन सा है ना, या ये नॉर्थ पोल है या फिर ये साउथ पोल है, कौन सा है भाई बता दो। ये नॉर्थ हुआ तो ये मेरी तरफ आएगा और ये करंट इस तरफ ही है, ओके। अब देखो, अब देखो, अगर अगर ये नॉर्थ हुआ ये साउथ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस तरफ है, मतलब आउटवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, तो मान लेते हैं इसका आउटवर्ड्स ही है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी तरफ आ रहा है, तो आपके 4 फिंगर को आपकी तरफ पॉइंट करना है, ठीक है, पता है हाथ में दर्द होगा थोड़ा सा भी, तो पॉइंट करना है। फिर आपका करंट है लेफ्ट वर्ड्स है ना, तो करंट का डायरेक्शन है लेफ़्ट की तरफ, लेफ्ट वर्ड्स, ठीक है, तो मिडिल फिंगर तो ऑलरेडी लेफ्ट में आ ही गया है, ठीक है ना, लेफ़्ट की तरफ है, तो आपका थंब दिखा रहा है ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स, सो थंब आपका मतलब फोर्स जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स, क्लियर। तो आई गेस ऐसा ही होगा, ठीक है, बिकॉज मुझे पता नहीं भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है, लेकिन मैंने एज्यूम किया कि ऐसे ही हो सकता है इसका, क्लियर। तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर आपकी तरफ दिखा के रखेगा, इशारा करेगा, आपका मिडिल फिंगर लेफ़्ट की तरफ दिखा के रखेगा, ठीक है, दिखाएगा, और आपका थंब वर्टिकली अपवर्ड्स दिखाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। फिर भी थोड़ा सा चेकआउट कर लेना कहीं से अगर मिलता है तो, बिकॉज भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इसका
पोल कौन सा है भाई, इसका डायग्राम ही ऐसा देख के रखा है, पोल मेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेम एनी टू डिवाइसेस दैट यूज़ करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ठीक है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से ही चल पाता है, ठीक है, ईजी। इसके बाद ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड इंडिकेट डायरेक्शन एज वेल, ठीक है, वर्टिकली। अब ये डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है ये भी मेंशन नहीं है, क्या फालतू चीज़ है यार, अरे मेंशन तो करो एटलीस्ट कि डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है। तो यहाँ पर एक होल बनाओ, होल बनाने के बाद यहाँ पर कंडक्टर घुसा दो, ठीक है, स्ट्रेट वायर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे है ना। करने के बाद उस वाल में तो उस वाल में डाउनवर्ड्स लिखा है, तो मैं भी डाउनवर्ड्स दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन भी नहीं है डाउनवर्ड से अपवर्ड से। इसके बाद इसको कनेक्ट कर दो, हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। तो अब अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो तो लगाओ, तो कैसे दिखेगा, हमारे कर्ल्ड फिंगर्स क्लॉकवाइज है, ठीक है, दे आर क्लॉकवाइज, क्लियर, तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, बस हो गया, पैटर्न ही ड्रॉ करना था और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एंड हमारा यहाँ पर ये बी वाला भी हो गया, और फाइनली हमारा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया है ना, और हमारा साइंस का जितना भी सब कुछ है कंप्लीट हो गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट याद आता है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है कहीं भी, किसी भी बुक्स में, किसी भी सैम्पल पेपर में अगर है, तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाकर आपको नोटिफाई करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को जो पक्का आपके एग्ज़ाम में कॉमन आपको मिलेगा, और आप वो क्रैक कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इसी के साथ हमारा साइंस का जितना भी सब कुछ है कंप्लीट हो चुका है। एंड तो फिर मिलते हैं मैथ्स के नए, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ, सैम्पल पेपर के साथ, उनको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।